नाज़रीन, लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है और मानसून के पहले एक ताकतवर स्पेल ने 7 जिंदगियां निगल ली हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई, जबकि सबसे ज्यादा 291 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक इलाके में रिकॉर्ड की गई। इससे कबल इसी साल 26 जून को लाहौर में ज्यादा से ज्यादा 256 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि पिछले साल 2022 को 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक इससे पहले 2018 में लाहौर में 288 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इनके मुताबिक पिछले 30 साल के दौरान लाहौर में इतने कम वक्त में इतनी बारिश नहीं हुई। मूसलाधार बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाके डूब गए हैं, जबकि कई अहम शाहराहें भी तालाब बन गई हैं। बारिश से मिस्री शाह में छत गिर गई है, जिससे मियां बीवी और बेटा दम तोड़ गए। बागबानपुरा में करंट ने नौजवान की जान ले ली, जबकि ठोकर में 11 साला बच्चा पानी में डूब गया है। इतने थोड़े स्पेल में इतनी ज़्यादा बारिश पिछले डिकेड्स में नहीं हुई, तो उसको इतनी जल्दी निकालना आई थिंक काफ़ी बड़ा मिशन था। इन सारे लोगों ने मिल के जो ये ऑपरेशन किया है और अभी भी कर रहे हैं सारे के सारे मिल के। अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है लाहौर में, जिसमें से 3 लोग आई थिंक बिजली की वजह से, 2 लोग छत गिरने से और 1 बच्ची जो है वो डूबने से फौत हुई है। लाहौर के अलावा पंजाब के कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे और जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश और दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है और यह मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर है। किसी एक इलाके की आबो हवा उसके कई सालों के मौसम का औसत होती है। इस औसत में तब्दीली को माहौलियाती तब्दीली कहते हैं। साइंसी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जहाँ 2 बड़े मौसमी निज़ामों के असरात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। एक निज़ाम ज़्यादा दर्जा हरारत और खुश्क साली, जबकि दूसरा मानसून की बारिश लेकर आता है। बरतानवी जरीदे ने भी महर तस्दीक की है कि पाकिस्तान और भारत में रहने वाले मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक नताइज का निशाना बन रहे हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को पिछले 20 साल के दौरान 139 कुदरती आफात का सामना करना पड़ा। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है DG महकमे मौसमियात लाहौर जनाब असलम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद असलम साहब, ये हम देख रहे हैं सर कि इस वक्त सूरत हाल लाहौर की बड़ी अजीबो गरीब है। ये स्पेल कब तक रहेगा और क्या वाकई ये सच है कि पिछले 30 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी आज हुई? देखिए, ये जैसे महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया था, जैसे 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के दौरान जो बारिशें एक्सपेक्टेड थी और लाहौर में जो मूसलाधार बारिश की फोरकास्ट थी, तो उसके मुताबिक आज मूसलाधार बारिश हुई है। ये जो 30 साल का रिकॉर्ड जिसने महकमा मौसमियात ने तो नहीं ये ब्रेक की खबर, ये किसने की आई डोंट नो, लेकिन 30 साल का रिकॉर्ड टूटा नहीं है। ये किधर से आई खबर मुझे नहीं इसका पता। अच्छा, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले खबर दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी आज यही बात की कि डेकेड्स पुराना रिकॉर्ड टूटा है, तो हो सकता है उन्होंने कहीं से ये फिगर्स ली हों। अच्छा, आपके नज़दीक आपको लगता है ऐसा नहीं है? जी देखिए, ये 30 साल का रिकॉर्ड जो कह रहे हैं ना, ये तो जो लक्ष्मी वगैरह पे जो इंस्टॉलेशन हुई थी वो 13-14 में इंस्टॉल किए गए थे, ये जो रेन गेजेस हैं। तो अभी तो 30 साल उनके इंस्टॉल किए हुए भी नहीं हुए, तो 30 साल का रिकॉर्ड कैसे टूट सकता है? 10 साल में कैसे टूट सकता है? महकमा मौसमियात का जो 2 सेंटर हैं इसके, एक जे रोड पे और एक एयरपोर्ट पे, तो वो रिकॉर्ड अभी तक वो हमारे पास है। हमारे पास तो बहुत लंबा रिकॉर्ड है, लेकिन 30 साल की बात की जाए तो इसमें ये रिकॉर्ड नहीं टूटा। अच्छा, ये कब तक रहेगा सर? ये स्पेल कब तक रहेगा? ये स्पेल जो है 8 जुलाई तक जारी रहेगा। इसमें लाहौर में अगले 2 दिन में भी कोई मूसलाधार बारिश हो सकती है और लो लाइंग एरियाज़ में पानी जमा हो सकता है इसमें। असलम साहब, ये बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी मौसमियाती तब्दीली से गुजर रहा है जिसमें मज़ीद खौफनाक बारिशें और मौसमी तग़य्युरात का सामना हमें करना पड़ेगा, क्या ऐसा ही है सर? जी देखिए, ये ग्लोबल जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो सारे मुल्क इससे मुतासर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान भी एक मुतासर होने वालों में एक मुल्क शामिल है। तो आने वाले दौर में कोई जैसे जो मुख्तलिफ रिसर्चेज जो आ रही हैं, आने वाले दौर में जो वेदर पैटर्न्स चेंज होंगे, जैसे फ्लड्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, हीट वेव ज़्यादा होगी। अच्छा। यानी थोड़े ड्यूरेशन में ज़्यादा जो फिनोमेना है वो अकर करेंगे। हम जो है वो समर्स की तरफ ही जाएंगे चौधरी साहब,
यानी क्या गर्मी ज़्यादा होगी या विंटर्स भी उतने ही शदीद हुआ करेंगे? ये देखिए दोनों चीज़ें शदीद होंगी, यही तो जो रिसर्च में कहा गया कि इंटेंसिटी इनकी सीवियरनेस बढ़ेगी। और आने वाले दौर में ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे पिछले साल हमने देखा फ्लड पाकिस्तान में आया और हीट वेव भी थी, तो इस तरह के फिनोमेना नूरमा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे खित्ते पे क्यों ज्यादा हो रहा है सर? हालांकि उसकी प्रोडक्शन के अंदर ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन हमारा कम है, लेकिन इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं हम। ये कंट्रीब्यूशन तो बड़ा कम है, लेकिन ये जो ग्लोब पे पूरा डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाइना और इंडिया, जो इस तरह के बड़े बड़े ममालिक जो है उनका शेयर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये इस तरह नहीं होता है कि एक विलेज है, वो हवाएं जो चलती हैं पूरे ग्लोब को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा कंट्रीब्यूशन थोड़ा है तो ये हमें अफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये पूरे ग्लोब में ये जो है ये सर्कुलेट कर रही होती हैं। अच्छा नहीं सर, देखिए फॉर लेट से मैं अगर AQI की बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, लाहौर का कहते हैं सबसे बुरा है, शायद दुनिया में बहुत बुरे तरीन जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का आता है। तो अगेन लाहौर का क्यों बुरा है सर, जबकि उसकी कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत कम है? जितनी पोल्यूशन चाइना में है शायद उतनी कहीं और ना हो, तो लाहौर का क्यों ज़्यादा है एयर क्वालिटी इंडेक्स? देखिए इसमें जो लाहौर के इर्द गिर्द फैक्ट्रीज काफ़ी लोगों ने लगाई हुई हैं। अगर आप देखें जो इधर बंद रोड और इधर महमूद बूटी टाइप, वो लोग जो है तकरीबन रात को जो काम करते हैं कि एनवायरनमेंट वालों को पता ना चले, तो सारी पोल्यूशन जो है जो ऊपर फ़ज़ा में जा रही है। तो इसी वजह से जो है अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो हो सकता है AQI नीचे आ जाए। अच्छा सर, अभी मुझे बताएं इसको अगर प्रिवेंट करना है, देखिए मैं ग्लोबल वार्मिंग पे तो शायद बस ना चल सके हमारा, क्योंकि हर मुल्क अपना अपने इन्वायरमेंट का खुद जिम्मेदार है, लेकिन अगर मैंने अपना इन्वायरमेंट क्लीन करना है और मैं चाहता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग से मेरा मुल्क इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए एक तो कार्बन की जो क्वांटिटी है उसको एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना है, और इसका सबसे जो ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे है और हर पर्सन की अप्रोच में है, वो अगर ट्रीज़ हर बंदा एक ट्री लगाना शुरू कर दे और उसको परवान चढ़ाए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही चीपेस्ट वे है। इससे जो फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे और बारिशों का निज़ाम भी इससे कंट्रोल हो सकेगा। अच्छा सर, ये हमने देखा है लाहौर में पिछले 1-2 डेकेड से जो है वो डिफॉरेस्टेशन बहुत कम ज़्यादा हुई है, बढ़ी है, मतलब दरख्त काटे गए हैं, कंक्रीट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्डिंग्स बढ़ गए हैं। तो एक ये भी वजह है कि लाहौर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ये बताइएगा अगर हमारे हमसाए में, लाइक इंडिया में, चाइना में हालात जो के तू रहते हैं, लेकिन हम अगर ट्रीज़ लगा के फॉरेस्टेशन करके अपनी इन्वायरमेंट को रिस्टोर कर लेते हैं, तो क्या फिर भी हम बच जाएंगे? जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उससे बचत हो जाएगी सर हमारी? देखिए जो ट्रांसबाउंड्री है उसको हम रोक नहीं सकते, जो विंड चलती है उसको हम रोक नहीं सकती, लेकिन हम कम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे चाइना ने वो स्मोक टावर्स लगाए हुए हैं, इंडिया भी ऐसी कोशिश कर रहा है कि शहर में जो है काफ़ी ज़्यादा स्मोक टावर्स लगा दिए जाएं। उससे जो पोल्यूटेड एयर है वो लेके तो वो क्लीन एयर जो है उससे खारिज करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो बाकी हर बंदा जो है अगर कार्बन फॉसिल फ्यूल्स बनने कम कर दे और एटमॉस्फेयर में इस तरह की चीज़ें जाने से रोके, तो कम तो हो सकती है। सर हम पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो पूरी दुनिया जिस चीज़ को छोड़ रही है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोल से बनने वाले, यानी कोयले से बनने वाले बिजली घर बना रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया छोड़ रही है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन उसकी होती है। अच्छा सर, ये आपने बताया स्मोक क्या कहते हैं वो जो इक्विपमेंट है, ये जिस तरह एयर प्योरीफायर लोग घरों में लगाते हैं, ये वैसे काम करता है सर? देखिए ये जो रीडिंग दे रहे होते हैं, जैसे लाहौर में लगे हुए हैं, USA का एक है स्टेशन, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट वाले कहते हैं कि ये 24 घंटे की जो एवरेज है वो रीडिंग हम देते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग हो रही होती है जब पीक आवर्स होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर AQI यकदम शूट करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनली जो इसका मेजर करने का तरीका है 24 आवर्स की एवरेज दी जाए। तो ये उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब बहुत ज़्यादा होती है। तो घरों में जो लोग आए हैं वो भी ठीक है, वो भी रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, एक तो एयर प्योरीफायर होते हैं ना सर, वो जो घरों के अंदर हवा को क्लीन कर देते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। ये लगाने चाहिए हमें बड़े पैमाने पे, ये अवेलेबल हैं क्या ऐसा? जी बिल्कुल लगाने चाहिए।
जी बिल्कुल लगाने चाहिए, क्योंकि जो हर घर को उसको भी वो कम कर सकती है। लेकिन तरीका यही है कि अगर हम जो फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है, गैसेस वगैरह जो है, इनको बर्न करने से, जैसे लाहौर में अमूमन एक ट्रेंड है, जो कूड़ा करकट जमा होता है तो उसको आग लगा दी जाती है। तो और किसान जो है, जो फसलों की बाकियात है उसको आग लगाते हैं। ये अगर हम कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन कम हो सकती है। अच्छा सब बाज़ ममालिक ऐसे हैं जैसे यूएई है, ये गर्म ममालिक है, और चाइना ने भी इनफैक्ट ये जो एक डिस्टर्बेंस इन्होंने क्रिएट की है विद इन द इन्वायरमेंट कि आर्टिफिशियल रेन इन्होंने शुरू कर दी है, उसको इंड्यूस कर रहे हैं बादलों को, और फिर उनको इलेक्ट्रिक को देते हैं, कोई ऐसा शौक सा देते हैं, अगर मैं इसको सही तरह से बता पा रहा हूँ तो क्या ये भी इफ़ेक्ट करती है इन्वायरमेंट को? देखिए वो तो उसी जो एरिया होगा उसको अफेक्ट करेगी, लेकिन पाकिस्तान ने भी ये एक एक्सपेरिमेंट किया था 2001-2 में, इसको आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, जो मसनूई बारिश है। तो वो उस वक्त बड़ा कामयाब जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर ये आर्टिफिशियल रेन भी शुरू कर लें तो इससे जो पोल्यूशन कम हो सकती है, क्योंकि जब रेन होगी तो उससे पोल्यूशन ऑटोमेटिकली ज़मीन पे जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स है ज़मीन पे वो ड्रॉप होंगे। तो सर ये दोबारा क्यों नहीं इसको किया? मतलब एक दफ़ा किया गया, इस बात को भी 20-22 साल हो गए हैं, दोबारा कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया इस प्रोसेस को, अगर ये इतना बेनिफिशियल है तो? देखिए इसमें जो काफ़ी जो कास्टली था उस वक्त, और भी अभी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है हमारा डाटा, और जो वो हम शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ कुदरती बारिश होती है तो ये हाल है जिस वक्त स्क्रीन पर चल भी रहा है, हमारे सड़कें जो है वो नदी नाले बन जाते हैं। उससे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा कि अगर हर आए दिन बारिशें हों जो कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड हों तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको संभाल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। पाँच जुलाई 1977 से लेकर 5 जुलाई 2023 तक 40 साल गुजर चुके हैं। इन 40 सालों में सिर्फ किरदार बदले हैं, कहानी वही की वही और बार बार दोहराई जाती है। इक़्तिदार, इंसाफ और ताकत की राहदारियों में जो कुछ होता रहा है, इसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। आज से 46 साल पहले वो अनफेयर कदम उठाया गया था जिसे ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया। आज से 46 साल पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर कब्जा किया गया, और ये इंकशाफात आज तक जारी हैं कि तब से लेकर अब तक किस किस तरह सियासत पर शब खून मारा गया। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था, अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इससे पहले यही बात तहरीक इंसाफ दौर के वज़ीर दाखिला एजाज शाह भी कर चुके हैं कि नवाज शरीफ चौधरी निसार की बात मान जाते तो आज भी इक़्तिदार में होते। बदकिस्मती से यही हमारी अदालती तारीख रही है। मुंतखब सियासतदानों के खिलाफ साजिशें की गईं और अदालतें सहूलतकारी करती रहीं। जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत के तहत मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया था। बाद में इसी अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी। फांसी का फैसला देने वाले बेंच में शामिल एक जज जस्टिस नसीम हसन शाह ये एतराफ़ कर चुके हैं कि फांसी का फैसला उन्होंने दबाव के तहत किया। 1990 में जब सदर गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया, तब भी अदालत ने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया था। जब 1996 में सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस इकदाम को दुरुस्त करार दिया था। जब 1997 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत पर कब्जा किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत के तहत मुशर्रफ का गैर आइनी काम जायज़ करार दिया था, बल्कि जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी दे दिया था। और अब नवाज शरीफ को पैनामा केस में नाअहल किया गया, तो इस अदालती फैसले के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने का फैसला पहले ही कहीं और हो चुका था। बात करेंगे इसी हवाले से, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया-निगार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब ने। मलिक साहब, कब ऐसा दिन आएगा जब हम ये देखेंगे कि जमहूरियत पनपेगी, जब हम ये देखेंगे कि हर इदारा अपना अपना काम खुद करेगा, वो नज़रिया ज़रूरत, वो सियासी मजबूरियाँ, वो मसलहतें, वो कब ख़त्म होंगी सर? जिस दिन सियासतदान अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर और मुफाहमत की सियासत को ख़त्म करके और किसी दूसरे के लिए गड़ा खोदने से बाज आ जाएंगे, उस दिन आपकी जमहूरियत और उसकी पार्लियामेंट और आपकी सियासत मजबूत हो जाएगी।
लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की, मान लिया इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, मुदाखलत होती रही है। वो की बड़ी खूबसूरत नज़म थी, उसका एक मिसरा आपको सुना देता हूँ। गिला हवा से नहीं, हवा का काम तो चलना। मसला ये है कि जो लोग खुद, यानी अगर आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया तो 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ सियासी जमातें सड़कों पर थी और सियासी जमातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिराकर इक़्तिदार में आ गई। ये सफ़र उस दिन से जारी है जिस दिन से सियासी जमातों ने एक दूसरे की टांगें खींची, उनको नीचा दिखाने, उनको गिराने के अमल में मुआवनत कर दिया। अगर सियासतदान मुआवनत ना करते तो आज ये भारत जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ये कभी नहीं होता। अब आज भी आप देख लें कि जिस तरीके से 2018 का जिक्र आपने किया या आज आमिर खान साहब इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं, काश इमरान खान साहब इस बात को मान लें, तस्लीम करें, कौम से आके माफ़ी मांगे और कहें कि मैंने 2018 में या 2017 में एक प्लानिंग के तहत मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए अपना मेरा किरदार था, उस पर मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ और हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और फिर सारे सियासतदान इस बात को तस्लीम करें कि आइंदा से वो ये काम नहीं करेंगे। आपकी पार्लियामेंट भी मजबूत हो जाएगी, आपकी सियासत भी मजबूत हो जाएगी। मसला हकीकत ये है कि हमारे सियासतदान ये समझते हैं मेरी बारी आ जाए, उसके लिए हमें दूसरे को कुर्बान क्यों न करना पड़े, हम कुर्बान करने को तैयार होते हैं। अच्छा सर, अब ये सियासतदान इतने ना बल्द क्यों हैं? इनके अपने बाल भी सफ़ेद हैं, इनकी अगली नस्ल सियासत में आ चुकी है, ये तारीख़ का मुतालिया नहीं करते। तारीख़ से छोड़ें, तारीख़ तो उस शख्स को चाहिए होती है जिसके अपने ऊपर ना बीती हो, इनके खुद के ऊपर बीती है। मतलब आप ये देख लें कि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया, मान लिया जाए कि लम्हे के लिए कि उनकी तो पहली बार थी, उनको तो इक़्तिदार की राहदारियों में क्या साजिशें होती हैं पता ही नहीं था। लेकिन ये जो नून लीग आज कर रही है, क्या इसको इल्म नहीं है कि सब कुछ इसके साथ भी हो चुका है, ये फिर वही सब कुछ दोहरा रही है? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के साथ जो कुछ करती रही, शायद वो इस हद तक नहीं था कि जिस हद तक इमरान खान साहब इसको लेके गए। जितनी इमरान खान साहब ने नफरत फैलाई, जितनी इमरान खान साहब ने सियासत के अंदर अदावत को लेकर आए, सियासत में मुखालफत से बढ़ के आगे वो दुश्मनी पर उतर आए, तो मेरे ख्याल में इतना ही बाउंस बैक उनको मिल रहा है। इमरान खान साहब को आज क्यों कोई कबूल करने को तैयार नहीं है? ना पीपल्स पार्टी उनसे बात करना चाहती है, ना मुस्लिम लीग नवाज उनसे बातचीत करना चाहती है। हालांकि सियासी जमातें आपस में बातचीत कर लेती थी। बड़ी लड़ाई रही पीपल्स पार्टी की और चौधरी परवेज लाई की और चौधरी खानदान की, लेकिन आपको याद होगा वो डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए, पीपल्स पार्टी के साथ चले गए चौधरी परवेज लाई। बड़ी लड़ाई रही बेनज़ीर भुट्टो की और मियां नवाज शरीफ की, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में चले गए, पावर फार्मूले पे चले गए। दरमियान में बातचीत का अमल हमेशा से जारी रहा। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद जो रवैया अख्तियार किया, उसमें एक ही सोच कार फरमा थी कि मैंने इन दो खानदानों को पाकिस्तान में सियासत नहीं करने देनी, और उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। इमरान खान साहब की इस इंतहा पसंदी का आज उन्हें सामना है कि आज अगर इमरान खान साहब को कौमी सियासत में बैठकर बातचीत करने के लिए कोई मौका दिया जाने की बात भी हो, तो ये बड़ी सियासी जमातें ये मौका देने को तैयार नहीं हैं। फिर इमरान खान साहब ने जुल्म अगला ये किया कि न सिर्फ सियासी जमातों को के साथ लड़ाई अपनी एक रेड लाइन से क्रॉस कर गए, बल्कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो बहरहाल सियासत, पाकिस्तान की हुकूमत सियासत में उसका एक अपना किरदार मौजूद है, इससे आप इनकार करें या इसको आप माने या ना माने, लेकिन उसके साथ भी इमरान खान साहब का रवैया इस हद तक हुआ कि पहले उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा के खिलाफ कंपेन की, फिर उन्होंने अपने दस्ते राज थे उनके जरिए फौज के अंदर एक डिवाइड करने की बात की कि जी लोग बात मानने से इनकार कर दें। फिर अगला मरला जब आया, नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले उन्होंने एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया जाए। जब उसमें भी कामयाब ना हुए, रावलपिंडी की तरफ वो मार्च लेकर चले गए, वहां से भी वो कामयाब ना हुए, तो नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद उन्होंने नए आर्मी चीफ के खिलाफ भी एक मुहिम शुरू कर दी। फिर उसके साथ साथ ISI के खिलाफ उन्होंने DGISI के खिलाफ कंपेन की, उन्होंने DGC के खिलाफ एक कंपेन शुरू कर दी, और उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो नफरत वो पैदा कर रहे हैं एक दिन ये 9 मई का सबब बन जाएगी। इसलिए फौज ये समझती है कि ये लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया गया कि वो फौजी इदारों
फौज के दफातर और फौज के अफसरान की रहायश गाहों पर हमले करें। ये जहन साजी की गई। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब चूंकि वो एक ऐसे शहजादे के तौर पे सामने आए कि उन्होंने कहा कि मैं हर किसी का मलिया मेट करके रख दूंगा, और वो उन्हें उस बंद गली में ले गई जहां से आज वो फंसे हुए हैं। अब वो निकलना चाहते हैं, लेकिन आगे से निकलने की गुंजाइश इसलिए नहीं उनको मिल रही कि उन्होंने सियासत को अदावत में, सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। सही। अच्छा मलिक साहब, इस सब के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि किसी न किस तरह से ये जो डेमोक्रेसी की कश्ती है हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ ही रही है। तो सर क्या आपको लगता है कि इस तरह के सियासतदानों के साथ ये कुछ ज़्यादा देर तक ये कश्ती साहिल मतलब समंदर की लहरों का सामना कर पाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना ये सीख पा रहे हैं ना वो सीख पा रहे हैं, और ये एक सियासी अदावत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि माइनस इमरान खान, अगर ये लोग माइनस करने के कामयाब हो जाते हैं इमरान खान को, तो फिर बड़ा फिर सुकून ही सुकून होगा, फिर ये आपस में बारियां लगाते हुए चलते रहेंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा? देखिए, मेरे ख्याल में सियासी अमल अगर चलता रहेगा, इमरान खान साहब अगर इस खेल से आउट हो भी जाते हैं, दो बड़ी पार्टियां मुल्क के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी न किसी सूरत में मौजूद रहेगी, सियासी अमल चलता रहे अगर, तो मेरे ख्याल में ये ही बेहतरी होगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए। कभी ऐसे मुमकिन नहीं होता। दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत मजबूत हुई है उसके रास्ते में रुकावटें रही हैं, वहाँ हचकोले खाती रही है जहाँ आज हम हचकोले खा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान के हालात थोड़े से डिफरेंट रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़ा डिफरेंट किस्म का मुल्क है। यहाँ एक सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी तफरीक है, सुबाइयत की तफरीक है, ज़ुबान की तफरीक है, बरादरी की तफरीक है, खानकाही निज़ाम की ये पूरा निज़ाम की तफरीक है। किसी एक इलाके में कोई एक जो है वो खानकाही सिस्टम है तो दूसरे इलाके में दूसरा खानकाही सिस्टम है। ये इतनी बड़ी तफरीक है सोसाइटी के अंदर। फिर मसालक की तफरीक है, फिर आपकी पॉलिटिकल बहुत बड़ी एक डिवाइड है सोसाइटी। तो इस सोसाइटी में देर लगती है। तो मुझे लगता है ये है कि ये मामला बेहतर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि बेहतर ना हो। आस्ता आस्ता सियासतदान भी सबक सीखेंगे, आस्ता आस्ता लोगों को परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। इमरान खान साहब वाला ये बयानिया अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें, खिलाफ बयानिया, इक़्तिदार से निकलने के बाद एक नफरत की सियासत का इमरान खान साहब अगर आगाज ना करते, लोगों को सड़कों पर लाकर ना भड़काते, इमरान खान साहब से सवाल पूछे जा रहे थे परफॉर्मेंस कहाँ पे है, परफॉर्मेंस ना होने की वजह से इमरान खान साहब इलेक्शन हार रहे थे। खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, लेकिन इक़्तिदार से निकलने के बाद जो उन्होंने बयानिया अख्तियार किया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी अमेरिका, फिर मजहब का तड़का, इस चीज़ों ने उन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी जरूर दी। लेकिन आप देखें जरा सी मुश्किल आई तो सारे तितर बितर हो गए। तो मेरे ख्याल में अगर सियासतदान तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए अगर परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, सियासत मजबूत रहेगी। अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करेंगे, नई सियासी जमातें जन्म लेंगी, नई लीडरशिप आ जाएगी, और जिस पुरानी लीडरशिप का हम रोना रोते रहते हैं, ये परफॉर्मेंस ना होने की वजह से आउट हो जाएंगे। ठीक है मलिक साहब, अब सूरत हाल ये है कि एक नई डगर पे पाकिस्तान लग रहा है, चल रहा है। तो सर क्या आपको लगता है कि इदारे भी बेहतर हो पाएंगे या सिर्फ सियासतदानों के? हमने ये देखा है कि इदारे जो हैं, इस तरह मैंने इससे पहले बात की, मैंने अदलिया के हवाले से बात की थी कि दबाव कह लें या अपनी सियासी बायस कह लें उनकी, उसके तहत सियासी फैसले आए हैं। नवाज शरीफ का फैसला आपके सामने है, भुट्टो साहब के फैसले पे मैंने खुद आपको जस्टिस नसीम हसन शाह का आपको मैंने क्लिप सुनवा दिया। क्या इनमें भी कुछ बेहतरी आएगी सर वक्त के साथ? मेरे ख्याल में अदालती सिस्टम में एक मुकम्मल रिफॉर्म्स की जरूरत है। काश कोई हुकूमत आए और ये पूरी रिफॉर्म्स करे, क्योंकि अदालती सिस्टम अगर मजबूत हो गया तो आपके यहाँ जमहूरियत भी मजबूत हो जाएगी, इदारे भी अपने खुद में आ जाएंगे। बदकिस्मती से अदालती निज़ाम आपका इतना बोसीदा हो चुका है कि उसे कोई दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। अब मसला इस वक्त ये है कि अगर आप जो इस वक्त की आपके अदालती फैसले हैं उनके ऊपर तनकीद इसलिए होती है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको फैसले जो है वो बायस नजर आते हैं। अगर आप इस बारे में रिफॉर्म्स करें, कोई जुडिशल कमीशन बन जाए, कोई जुडिशल जो है वो सर्विस बन जाए जिसमें लोग एग्जाम दे के आए, सियासत से बालातर होकर ये फैसले किए जाएं, और आप ये अब देखिए, अब आप तो इस सूरत हाल में जा चुके हैं कि ये फलां चैम्बर के जज साहब हैं, ये फलां ग्रुप के जज साहब हैं, ये फलां धड़े के जज साहब हैं। तो ये इस चीज़ों से अगर आप दुनिया को निकाल देंगे, जिस तरीके से सिविल सर्विस मौजूद है, एक जुडिशल सर्विस बना दें,
तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। और ये बेहतरी लाए बगैर आप इदारों को अपनी हदूद में नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बिल आखिर इंसान का निज़ाम बेहतर किए बगैर मुल्क के बाकी इदारों को दुरुस्त करना बड़ा ही मुश्किल काम है। सही, ठीक है मलिक साहब, इंतहाई मशहूर सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। एक बहादुर माँ का बहादुर बेटा, नाम का कर्नल, काम का भी कर्नल, ऐसा काम कर गया कि दुनिया में अपनी धाक बिठा गया। शेर ऐसा कि असली शेर भी उसके सामने शर्मा जाए। आज याद करेंगे एक ऐसे शेर को, एक ऐसे जवान को, कौम के ऐसे बेटे को जिसकी आज बरसी है इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, ये पाकिस्तान, यहाँ सियासी और मजहबी जमातों को इस्लाम से ज़्यादा इस्लामाबाद पसंद है। इस्लामाबाद से दूरी हो तो इस्लाम का राग ऊंचे सुरों में गाया जाता है, लोगों के जज्बात से खेला जाता है। इसमें मजहबी जमातों को तो महारत हासिल थी ही, अब सियासी जमातों का भी यही चलन हो गया है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ तो कान में मशवरा पड़ते ही मजहबी टच भी दे देते। स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ भी उन्होंने 7 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी यही कॉल दी गई। वज़ीर आज़म ने तमाम जमातों समेत पूरी कौम से इस एहतजाज में शरीक होने की अपील की है। शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़े की मजम्मत में पाकिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की यह हिदायत भी है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े पर कौमी लाहे अमल मुरतब किया जाए। पार्लियामेंट के फोरम से कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की जाए और एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। दरहकीकत ये सब सियासत है और सियासत के लिए मजहब फरोशी है। हमारे सियासी रहनुमाओं की जानिब से मजहब को सियासी मामलात में इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है और किया जाता रहा है। लोगों को मुतासर करने के लिए कभी रियासत मदीना तो कभी इस्लामी सोशलिज्म का नारा लगाया जाता है, कभी जुम्मा के रोज छुट्टी का ऐलान किया जाता है, कभी सर पर टोपी पहनी जाती है और कभी हाथ में तस्बीह पकड़ी जाती है। यह भी हुआ कि रेफरेंडम में पूछा गया कि आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं या नहीं। हाँ में जवाब का मतलब था इक़्तिदार। सवाल पूछने वाले को मिलेगा। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के नाम से इदारे भी बनाए गए और उलमाए दीन से अपने हक में बयानात भी दिलवाए गए। प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुंचाकर इससे ज़मीन हासिल की गई और इस ज़मीन पर रूहानियत की यूनिवर्सिटी बना दी गई। सियासत में मजहब को इस्तेमाल करने के लिए यह भी हुआ कि सियासी हरीफ को नीचा दिखाने के लिए इसे यहूदी एजेंट कहा गया। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्वीडन में पेशाए सानहे के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। स्वीडन हुकूमत पहले ही इस काबिले मजम्मत वाक़े से फासला अख्तियार कर चुकी, इसे एक फर्द का फेल करार दे चुकी, जबकि फ्रांस में तो रियासत की सतह पर तौहीन की गई थी। आज एहतजाज की कॉल देने वाले शहबाज शरीफ फ्रांस के सदर से तो हंस हंस कर मिल रहे थे। फ्रांस ने रियासती सतह पर जो तौहीन की थी, इसके खिलाफ मजम्मत या शिकायत का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाए। बेहतर था कि सरगोशी में यह भी कह देते कि मैक्रोन साहब आपने अच्छा नहीं किया। इनसे पहले चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ वज़ीर आज़म थे। उन्होंने तो तहरीक लब्बैक से यह मुआहदा किया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन फिर इस मुआहदे से फिर गए। मौलाना फजलुर रहमान भी जब तक इक़्तिदार में नहीं होते हैं इन्हें इस्लाम खतरे में ही नजर आता है। जब इस्लामाबाद की हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं तब इस्लाम का खतरा जो है वो टल जाता है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन जवानान तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला गुल साहब, ये सियासी जमातें जो हैं, ये जो मजहबी जमातें हैं, ये कब छोड़ेंगी मजहब का इस्तेमाल करना? कब आवाम को समझ आएगी कि इनके लिए मजहब का नारा सिर्फ एक सियासी नारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है स्वीडन में जिस तरीके से बेहुरमती की गई कुरान पाक की, ये पहली दफ़ा नहीं हुई। इससे पहले मगरबी ममालिक के अंदर होती रही और इसी तरह से अमेरिका में टेरी जोन्स बदबख्त ने जो है वो कुरान पाक को नजर आतिश किया, लेकिन रियासती सरपरस्ती में ये काम होना ये बहुत तशवीशनाक है। इसको जाहिर है जो पाकिस्तान समेत दीगर जितने भी ममालिक हैं इस्लामी, उनकी तरफ से एक दबाव आया और यूरोपियन यूनियन ने इसकी बड़ी सख्त पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और ये एक मेरे ख्याल में जाहिर है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा खुशाइंद कदम था। दूसरी तरफ जो है, आपने कहा कि मजहबी जमातों की जो बात की आपने और सियासी जमातों की, पहली बात है पाकिस्तान में तमाम जमातें जो हैं वो सियासी हैं और तमाम जमातें जो है वो मजहबी हैं, क्योंकि जाहिर है कलमा गो हैं। अब मजहब का कार्ड खेलना ये एक बहुत पुरानी रवायत बन गई, क्योंकि इनकी मंजिल जो है वो इस्लामाबाद के इक़्तिदार तक पहुंचना है
और उसके लिए ये लोगों के इश्तियाल को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं और खुद जो है वो घरों में बैठ जाते हैं, दबक जाते हैं। और आवाम को जो है जिस अंदाज के अंदर हमने 9 मई के वाकयात भी देखे जिसके अंदर लोगों को जो है वो मुसीबत में डाल दिया, उनके ऊपर पर्चे करवा दिए, उनको जेलों में भिजवा दिया। उससे पहले जेल भरो पे तहरीक के अंदर खुद गए नहीं क़यादत और दीगर जितने भी लोग थे वो जेलों में जाके बैठे रहे। यहाँ पर भी मैं आप तो माशाल्लाह मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, बस नाजरीन को याद कराने के लिए कि खुद खान साहब जब हुकूमत में थे, फ्रांस में जिस तरह गुस्ताखी की गई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस दौरान हमने देखा है कि इन्होंने ना फ्रांस के किसी को एहतजाज किया, ना किस तरह से इन्होंने फ्रांस के हवाले से कोई बात की। लेकिन अब जो है वो चूंकि अपोजिशन में है तो स्वीडन वाले मामले पे उन्होंने जुम्मे को कॉल दे दी है बाहर निकलने की, एहतजाज करने की। तो क्या मतलब मजहब के नाम पे आप लोगों को बाहर निकलने का कहें और वो उसको उस रैली को सियासी रैली में तब्दील कर दें? देखिए, मजहब को जरूर जहां मकसद हो वहां मजहब को इस्तेमाल कर लेना और बाकी वक्त मजहब को जो है फरामोश कर देना, ये मेरे ख्याल में ये दोगलापन है और ये तजाद है कौल फेल के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे पार्लियामान के लोग जाते हैं, गो कि वो किसी भी ताल्लुक हो पार्टी से, मुझे उससे मुबर्रा, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो तकद्दुस से हरमैन है उसको पामाल किया गया, लोगों के बाल नोचे गए, लोगों के खिलाफ नारे लगाए गए। क्या उस टाइम पे जो तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई उसकी मजम्मत आई? तो आपको बिल्कुल नहीं आई। इसी तरीके से जो दूसरा वाकया है वो आपका अभी हालिया जो मौजूदा हज हुआ, इसके अंदर अराफात के अंदर बाकायदा पार्टी का झंडा लेके एक साहब जो है वो फिर रहे हैं। मेरे ट्विटर के ऊपर वो मौजूद है और आपने भी देखा होगा। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं आई, हालांकि वहां वो सिर्फ एक नबी का झंडा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद होना चाहिए। अल्लाह का जो है वो बात करने, आप हज करने जा रहे हैं लेकिन आपकी तरजीहात जो है वो फर्क है। अब इस सियासत को साइड पे कर दें। जिना हाउस की मस्जिद जो है उसको आप नजरे आतिश करते हैं और वो तमाम वर्कर्स जिनकी निशानदही हो जाती है उनके खिलाफ किसी किस्म का ना मजम्मती बयान जारी होता है, ना उसके खिलाफ 295C के तहत जो है मुकदमात दर्ज होते हैं और ना ही उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाता है, ना ही उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है। फिर इसके अलावा आप जब जलसे जलूस करते हैं तो हमने देखा कि नमाज भी एक वक्त में अदा हो रही होती थी और नाच और गाना जो है वो भी अपने पूरे अरूज के ऊपर और शबाब के ऊपर चल रहा होता था। ये जो डाइकोटमी है, ये जो दोहरे म्यार हैं, मेरे ख्याल में इनको एक साइड पे रखें और बात ये करें कि जब हमारे वजीर आजम साहब ने पूरी दुनिया के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, सफारत खाने के लोगों को बुलवाया, उनके सामने एहतजाज रखा, हर सतह के ऊपर मजम्मत की गई, इसको हर सतह के ऊपर कंडेम किया गया, इस्लामी ममालिक के साथ रवाबित किए गए। फॉरेन ऑफिस ने हमारे जो है वो जाहिर है जो उनका तरीकाकार है उसको बुरुएकार लाए, सिफारती सतह पे खतूत लिखे दिए गए। अब और जुम्मे को 7 तारीख को, कमाल यह है कि वजीर आजम साहब जुम्मे को ही ऐलान करते हैं यौम तकद्दस कुरान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक के लिए तो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से। अब उसको जो है वो आप आके हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, आप जो है लोगों के इश्तियाल में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। मजा तो तब आया की मस्जिद, मजा तो तब आए अगर उस जलसे में, आप बात मुकम्मल कीजिएगा, सिर्फ एक मेरा कमेंट है कि उसमें पीटीआई का झंडा ना हो, लेकिन ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूं और आप भी शर्त लगा सकते हैं इस बात पे कि उसमें पीटीआई का झंडा होगा। हालांकि वो खास तौर पे कुरान पाक को जलाए जाने के खिलाफ जो एहतजाज है उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन झंडा होगा। जी, झंडा तो अराफात के मैदान में नहीं छोड़ा तो आप बाकी तो छोड़ दीजिए ना। लेकिन असल बात यह है कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के बजाय, क्या हमें याद नहीं है कि जब कश्मीर का वाकया हुआ तो कश्मीर के हवाले से क्या ये लोगों ने आपस में इत्तेहाद करने की कोशिश की, जबकि उस वक्त की ऑपोजिशन ने ये बाकायदा पेशकश की कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं बैठे। कुरान पाक की बेहुरमती के लिए असूलन तो इत्तेहाद कर लेना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट के ऊपर तो हमें इकट्ठे हो जाए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, अल्लाह के कुरान पाक के लिए। लेकिन वो हम इकट्ठे नहीं हो रहे। हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारी सियासत जो है वो इस टाइम पे डाउनफॉल पे है और हम जो है 9 मई के बाद एक क्रिमिनल ऑफेंस हमने जो है वो कर लिया हुआ है, इसलिए अब हम नौजवान नस्ल को अपनी सियासत के हवाले से अपने मकासद को अचीव करने के लिए, अपनी पार्टी को परवान चढ़ाने के लिए हम जो है वो मजहब कार्ड खेलें और इसको इस्लामी टच दें
याद होगा आपको इस्लामी टच की बात की गई थी। ये कोई मामूली बातें नहीं है, हमें गौर करना है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत या तो ये काम न कर रही होती, लेकिन अगर पाकिस्तानी हुकूमत हर सतह पर एहतजाज बुलंद कर रही है और कोई ऐसा काम जो माजी में आपने फ्रांस के हवाले से बात की, फ्रांस का आपको याद होगा कि फ्रांस के साथ हर किस्म के मामलात किए गए और वो दीनी जमात जो उस टाइम पे मजहब के हवाले से और यौम जो तकद्दस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बाहर निकली, उसको जिस अंदाज के अंदर डील किया गया वो दिल खराश वाकयात जो है वो हमसे ओझल नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप सियासत जरूर करें, लेकिन उसके लिए खुदारा अल्लाह और उसके रसूल और कुरान का सहारा ना लें, अपने जोरे बाजू पे करें। और अगर कोई आप वाकई काम कर सकते हैं तो वो आप जैक गोल्डस्मिथ को बोलें जो आपके जो है वो हक में ट्वीट्स करता है, वो आप उन अपने सेनेटर्स को बोलें, वो जो अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं उनको आप खतूत लिखें। उसी तरीके से जो है वो जो कांग्रेस लेडी थी, सेनेटर थी खातून, वाटरमैन या ये वो क्या नाम था उनका, उनको आप खत लिखें और बताएं कि हाँ जी ये बड़ा जुल्म हुआ है, इसके खिलाफ जो है बाकायदा तहरीक इंसाफ जो है वो एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है। लेकिन आपको उन 66 कांग्रेसमैन ने जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वायलेशन के हवाले से लिखा, वो शिरीन मजारी साहिबा से पूछें कि वो खत लिखें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से, इंसानी जो सबसे बड़ी जो मुसलमानों की दिलादारी हुई है उसके हवाले से खत लिखे, लेकिन वो नहीं लिखेंगी। अंदलीब अब्बास साहिबा से पूछे जिन्होंने बाकायदा एक पूरी ईमेल बना के भेजा था कि वो जाके आप यूएन के अंदर भेजें। आज वो अंदलीब अब्बास साहिबा वो ऐसी ईमेल क्यों नहीं बनाती, क्यों नहीं लोगों को बाकायदा वो गाइड करती कि ये एक तरीका है जो आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और उसके ऊपर कोड आएगा और वो कोड आपने हमें देना है। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैप्टन कर्नल शेर खान, एक ऐसा शेर जिसको दुश्मन भी याद रखे, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 24वां यौम शहादत है। दुनिया के बुलंद तरीन जंगी महाज पे बर्फपोश पहाड़ टाइगर हिल पर खून जमा देने वाली सर्दी थी, तो पाक फौज के शेर दिल जवान का जज्बा भी ऐसा खून गरमा देने वाला था कि चट्टाने पिघल पिघल जाएं। 29 साला कर्नल शेर खान ने जनवरी 1999 में खुद को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी के लिए पेश किया और फिर मुल्क व कौम से अहद वफा की बेमिसाल दास्तान रकम कर दी। फलकबोस पहाड़ों पर पहरा देते कर्नल शेर खान जबले इस्तकामत की अमली तस्वीर बन गए। वो शाहीन की तरह झपटे, पलटे और पलट कर फिर झपटे और किर्गिज़ दुश्मन के बालों पर नोच डाले। पाक फौज के शेर ने पै दर पै 8 हमले नाकाम बनाकर न सिर्फ हिंदू सेना को पसपाई पर मजबूर कर दिया, बल्कि 18,500 फीट की बुलंदी पर सब्ज हिलाली परचम भी लहरा दिया। कर्नल शेर खान मादरे वतन के दिफा के लिए आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़े और 5 जुलाई 1999 को लहू में नहाकर शहादत का तमगा अपने सीने पर सजा लिया। उन्होंने मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर पाकर अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। आइंदा नस्लों के लिए काबिल तकलीद ठहरे कैप्टन कर्नल शहीद खान 1970 में सवाबी के गांव नवाकली में पैदा हुए। उन्होंने 27 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। इनके आबाई गांव को दुनिया अब कर्नल शेरकली के नाम से जानती है। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को भारतीय फौज की जानिब से भी खिराज अकीदत पेश किया गया। इंडियन ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा ने एतराफ़ किया कि कैप्टन कर्नल शेर खान कारगिल की जंग में बहुत बहादुरी से लड़े। जब इन्हें निशान हैदर दिया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। अफवाज पाकिस्तान ने 24वें यौम शहादत पर अपने शेरदिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया है। SPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कहा है कि कारगिल जंग के हीरो ने अपने खून से दिफाए वतन की लाजवाल तारीख रकम की। मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले ऐसे बहादुर सपूत अज़्म तकरीम के मुस्तहक हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म होना चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।